मंच पर उपस्थित आदरणीय किरण नंदा जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व में रहे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राम गोविंद चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, दूसरे प्रदेशों में जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, यहां पर उपस्थित सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी राष्ट्रीय सम्मेलन के डेलीगेट्स, आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी और उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज जो आप सबने मुझे अध्यक्ष चुन करके जो भरोसा जताया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज जब अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिलें तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सदस्यता कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से चलाया है और इस सदस्यता कार्यक्रम के माध्यम से जहां आप हर वर्ग के बीच में पहुंचे हैं, वहीं मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें और जो समाजवादी सिद्धांत और समाजवादी कार्यक्रमों से प्रभावित हैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ने का काम किया है। ये सदस्यता का कार्यक्रम
जहां आज तक चला है, वहीं हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी निभानी है कि आने वाले समय में अगर हमें और सदस्यता चलानी पड़ेगी तो सदस्यता चला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि ऐसे लोग जो समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम पर भरोसा रखते हैं, वो बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी। एक बहुत ही फिल्म बड़ी आई थी जिसमें एक कलाकार झूठ बोल करके, लगातार झूठ बोल करके अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था, वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल भर करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था। कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोलें, सच के अलावा कुछ न बोलें। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया। झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात्र है, नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे, ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे
काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। जिन्होंने काले कानून ला करके ये बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कई सौ किसान की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन काले कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, जिस समय गाजीपुर से, उस गांव से जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की। पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए। ये चुनाव के लिए वापस हुए हैं, लेकिन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लगातार इसी तरह के कानून ला रहे हैं। अगर कोई आंकड़ों को देखेगा तो आंकड़े ये बताते हैं सबसे ज्यादा अगर कर्ज माफ किसी व्यापारी उद्योगपति का हुआ है तो वो गुजरात के उद्योगपति और व्यापारियों का हुआ है। आंकड़े ये भी सच्चाई बताते हैं कि 10 लाख करोड़ तक बैंक का कर्ज माफ अगर किसी का हुआ है तो वो सब गुजरात के व्यापारी उद्योगपति हैं। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। और कल का जिन्होंने विज्ञापन देखा होगा, अखबार के फ्रंट पे छपा था, हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि आप अपने प्रदेश में लेकर के जा रहे हैं बड़े उद्योग कारखाने, लेकिन कम से कम उन प्रदेशों में भी उद्योग कारखाने लगे हैं जो आबादी में बड़े हैं, आबादी में सबसे बड़े प्रदेश हैं। अगर आप अपने यहाँ कारखाने लेकर के आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां आबादी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार की जरूरत है, उनके साथ भेदभाव क्यों? और भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ क्यों? जिस प्रदेश ने सरकार बनवाई हो, एक बार नहीं 2 बार, उस प्रदेश को क्या लाभ पहुंच रहा है डबल इंजन की सरकार का? डबल इंजन की सरकार केवल धोखा दे रही है। जहां नौकरी रोजगार नहीं, और मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। 1,13,000 की तो खबर निकली, लेकिन कितने को भर्ती मिली है इसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी तो सोचो कितने बड़े पैमाने पर नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी
उसके साथ भी धोखा देने का काम किया है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन गरीबी के कारण, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान दुखी हैं, उसके बावजूद भी नौकरी और रोजगार के लिए जा रहे हैं। सरकार ये न समझे कि वो आ रहे हैं भर्ती के लिए, वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भर्ती में पहुंच रहे हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है, उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जहां आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा ना बन जाए, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल एक दो घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के तरीके प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। हमने आपने देखा, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, और अधिकारियों को यह भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पे तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर कौन नहीं उनके कहने से करेगा। अधिकारियों को जानबूझ करके, समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और जहां कहीं भी मदद मांगने जा रहे हो या सहयोग के लिए कहें, न्याय के लिए कहें, तो कोई संस्था सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, आने वाले समय में उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत मिलेगी, उन्हें उनका सम्मान वापस होगा। अभी की घटना हुई, आपने देखी होगी, झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनगढ़ंत कहानी को बना करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस भेजी गई। जब कोई घर में नहीं मिला तो उनके बेटे को उठा ले गए। बेटे को रात में उठा करके थाने में बैठा दिया, और जब तक हाजिर नहीं हुए तब तक ये कहते रहे कि अभी तो बेटा उठाया है, परिवार के और भी सदस्य उठाए जाएंगे, और हमें तो ऊपर से निर्देश है कि कोई भी अन्याय कर लो, कोई भी मुकदमे लगा दो, हमें विधायक हाजिर चाहिए। ये तो कार्रवाई हो रही समाजवादियों पर। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के लोगों से, अभी यह दलित नौजवान जो पढ़ने वाला था, परीक्षा देने आया था, 14 साल का, उसको इतना पीटा कि उसकी जान ले ली।
कई दिन उसका इलाज चला, उसके बाद भी जान नहीं बची, उसकी जान चली गई। लेकिन वहां का टीचर फरार है, टीचर को कोई नहीं पकड़ रहा। और टीचर इसलिए फरार है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो जाति है वही जाति उस टीचर की है, इसलिए वो फरार है, उसको पुलिस छू नहीं सकती। और अगर इनका खासम खास अधिकारी होगा, बताओ एक आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? अभी तक उसके घर वालों से नहीं पूछताछ हो रही है, उसकी पत्नी को नहीं उठा रहे आप, उनके घर वालों को नहीं उठा रहे आप। अगर समाजवादी लोग होंगे तो उनके घर परिवार तक पुलिस पहुंच जाएगी। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समाजवादी लोग झंडा दिखाएंगे, ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हों, 20,000 वोट न काट दी हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया अपना झूठ छिपाने के लिए कि राशन से उनकी सरकार बन गई। उन्हें साइलेंट वोट मिला है। साइलेंट वोट हमारी माताओं बहनों के लिए कहते हैं। इसलिए हम समाजवादी साथियों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों के बीच में जाएं और सरकार ने जो नाकाम हुई है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा घटनाएं किसी पर हो रही हैं तो हमारी माता बहनों पर। आज हम अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे उनके जेवर छीनने की घटना हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है। वहीं दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है। जेलों में अगर आंकड़े निकलवाओगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आप पाओगे, और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा। उन्हीं को जेल में ठूस दे रहे हैं, इलाज मिल नहीं रहा है। जो सुविधाएं दी गई थी वो सुविधाएं भी खत्म कर दी गई हैं। जिस डबल इंजन की सरकार को बजट डबल करना चाहिए था, आज सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। ये कितने भी वादे कर दें, कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल दें, इन्होंने इलाज नहीं देना है।
क्योंकि अंदर ही अंदर ये प्राइवेट लोगों से मिले हुए हैं। जिस तरीके से रेलवे की ज़मीनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी जो संस्थाएं थीं जो लाभ पहुंचाती थी वो बेच दिए। ये अंदर ही अंदर प्राइवेट लोगों से भी साठगांठ किए हुए हैं कि सरकारी व्यवस्था फेल हो जाएगी तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाकर के इलाज कराएंगे। उन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाने की साजिश है इनकी। इसलिए इस मौके पर मैं आपका जहां धन्यवाद दे रहा हूं, वही जिम्मेदारी हम लोगों पे बढ़ी है। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं, समाजवादी ही मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोगों का अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा, ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं। और यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, समय समय पर किसान और नौजवानों के मुद्दों पर जेल गए हैं। अगर हम समाजवादियों को भी जेल भरनी पड़ी, जैसा नेताजी ने कई बार जेल भरी हैं, हम लोग भी जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कोई भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बीजेपी के लोग बूथ पर और गांव में झूठा प्रचार कर करके जनता को गुमराह करते हैं, हमें समय समय को जनता को सावधान करना पड़ेगा। ये राशन फ्री करने वाले लोग हमारे गरीबों को स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे हैं। जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए वो एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। मामूली सी गोली पैरासीटामोल और जो दवाइयां हैं बुखार की और दवाइयां जो गरीबों को जरूरत पड़ती वो नहीं दिला पा रहे हैं। और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया है इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं। और ये बड़े बड़े सेठ लोगों को इतना लाभ पहुंचाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो अमीर और गरीब की खाई है, ये खाई बढ़ती चली जा रही है। एक उद्योगपति अगर दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच जाए, उससे हमारा गरीब खुशहाल नहीं हो सकता। एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2, नंबर 1 पर पहुंच जाए, उससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इस देश को जरूरत है कि किसान खुशहाल हो और नौजवानों को उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए नौकरी और रोजगार मिले। नौकरी और रोजगार नहीं है और लगातार ये फैसले ऐसे ले रहे हैं जिससे हमारा गरीब, पिछड़ा और दलित जो कुछ आगे आया था वो पीछे छूट जाए। इसलिए आज हम लोगों को ये भी संकल्प लेकर के जाना है कि हम सब मिल करके जहां मुकाबला बीजेपी से कर रहे हैं, ये प्रदेश में देश में तो हारेंगे, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता ये तय करके जाए कि वो अपने गांव में अपने बूथ पर इनको हरा करके भेजने का काम करेगा। जिस समय हम अपने बूथ पर हरा देंगे इन्हें, हम अपने गांव में हरा देंगे। क्योंकि आज जमाना है, ऐसा जमाना है कि आज कोई सूचना रोक नहीं सकता है। झूठे प्रचार में तो माहिर है ही बीजेपी। जहां तरह तरह के नशे, वही आजकल इंटरनेट वाला भी नशा है जो बीजेपी ने पा लिया है। बीजेपी अपने गुप्त लोगों के माध्यम से, छिपे हुए लोगों के माध्यम से, वो कभी हमारे बीच के ही बनकर के हमारे आपके खिलाफ साजिश करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जितना साथ हमारे प्रेस के लोगों को हमारा देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरियां हैं। अभी आपने देखा होगा, और आंकड़े अगर उत्तर प्रदेश के निकालोगे आप, जिस भी पत्रकार साथी ने अगर सच्चाई सामने लाने का काम किया है, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए या जेल भेज दिया गया है।
और कई सूचनाएं ऐसी हैं कि जहां पत्रकारों को भी अपनी जान खोनी पड़ी है। सोचो अगर पत्रकारों पर हमला हो, उन पर ऐसा दबाव हो और बजट के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार उनके लिए खजाना खोल दे, तो सोचो हमारी आवाज कितनी पहुंच पाएगी गरीब तक। इसीलिए मैंने कहा आपसे, हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन बीजेपी की सरकार में हर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा में एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए जमीन पर जहां मुकाबला करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं, वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर। और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज, तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इन मौके पर जहां आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस जिम्मेदारी को पूरा निभा करके और जो चुनौतियां सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कर करके समाजवादी पार्टी का एक नया इतिहास बने। जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, जो विरासत में हम लोगों को, चाहे वो लोहिया जी के सिद्धांतों की मिली हो, हमारे मोहन सिंह जी, विभूषण तिवारी जी, बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया है, उसी विरासत को आगे बढ़ा करके हम लोग गरीब, किसान, शोषित, वंचित और दलित पिछड़ों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया इस सेवा करने का और काम कर करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं अपने सभी डेलीगेट्स को और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको।